का वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि महागठबंधन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मुकेश सहनी हो सकते हैं। बीजेपी से सवाल कीजिए कि आपने इतना सीट 101 सीट लड़ रहे, एक भी मुसलमान को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? बिहार में तो 200 से अधिक जाति के लोग हैं, अब सबको तो डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया जा सकता है। हमें पता है हमारी पार्टी को कैसे चलाना है। चिराग पासवान जी या नीतीश जी से हमें सीखने की जरूरत है। तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर यही है कि कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे। अल्लाह का बेटा है, जो अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं, एकलव्य के वंशज हैं, हम क्या डरेंगे? नीतीश जी तो अस्वस्थ हो चुके हैं, वो अभी सरकार नहीं चला रहे तो नई सरकार बना के क्या चला लेंगे? विकासशील इंसान पार्टी के फाउंडर और उससे बड़ा जो एक हर कोई नाम लेता है वो ये कि बिहार में महागठबंधन पद से और महागठबंधन की ओर से उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी जी मेरे साथ हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट है, चुनाव में जगह जगह घूम रहे हैं, क्या उसके फीडबैक के कारण है ये? नहीं, देखिए, एक 11 साल का संघर्ष जो है सफलता की ओर बढ़ रही है और पिछले 11 साल से बिहार में हम काम कर रहे हैं अपने लोगों के बीच में, और उसी का देन है कि आज बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी की तरफ से डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मैं घोषणा हुआ हूँ, तो ये खुशी तो होगा ही। पहली बार कभी कल्पना में नहीं कर सकते थे कि मल्ला का बेटा राज्य का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट हो सकता है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ कि सीएम के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का भी नाम का घोषणा हुआ, तो ये हमारी उपलब्धि है, हमारे संघर्ष है, और उसके बदौलत यहाँ हुआ। तो जोश है कि मजबूती से पूरे बिहार में संघर्ष करे, लोगों के बीच में जाए, वहाँ पे लोगों को कन्विंस करे और हमारे पक्ष में लोग हमारे साथ खड़ा हो और हमारी सरकार बने। और जब सरकार बनेगा तो निश्चित तौर पे, अभी हमारी उम्र 44 साल का है, कम से कम 30-35 साल हमें काम करना है, तो जनता के हर उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे। छठ महापर्व के दौरान आप हैं, हम तो शुभकामनाएं देंगे कि हमेशा स्वस्थ रहें। एक बात, जैसे ही आपकी उम्मीदवारी की घोषणा हुई मुझे लगता है कि आपके जो विपक्ष में है और अभी सत्ता में है उनका पॉलिटिकल कोर्स करेक्शन हो गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ट्वीट आपने देखा होगा और आप खूब डिजिटल मीडिया से रूबरू रहते हैं। चिराग पासवान, सबको एकदम से मुसलमानों की याद आने लग गई, उनकी जनसंख्या का प्रतिशत गिनाने लग गए और मुझे लगता है सवाल कि आप इतने आदी हैं कि अब चेहरे पे मुस्कुराहट पहले से भी ज्यादा है। दरअसल वही तो उनका, वो कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि महागठबंधन में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट मुकेश सहनी हो सकते हैं, और वो देख लिए कि ये हो गए तो पूरा समीकरण बदल गया। तो फूट डालो राज करो वाला नीति आपको पता होगा कि फूट डालो और राज करो, तो वो कहीं ना कहीं वो कोशिश कर रहे हैं कि भाई महागठबंधन में जो उनके कोर वोट है उसको बीच में से डिप्टी सीएम क्यों नहीं घोषणा हुआ है और मुकेश सहनी को क्यों हो गया, तो उसके लिए वो बीच में माहौल ऐसा खड़ा करना चाह रहे। और भारतीय जनता पार्टी का तो यही है माहौल, हिंदू मुसलमान करके राजनीति करने का। अभी चिराग पासवान जी बताए, ट्वीट तो बहुत आप कर रहे हैं, आपने क्या किया? आपने हमारे मुसलमान भाई भाई के लिए क्यों नहीं आप काम किए, क्यों नहीं उनको टिकट दिया? और जो उस पार्टी के साथ है, जो पार्टी दिन रात पानी पीकर मुसलमान भाई को टारगेट करते हैं, उनको हर बात पे कहते हैं कि आप पाकिस्तान चले जाओ, आप ऐसे दल के साथ हो और आप अपने आप को हितैषी कह रहे हो कि मुसलमान का आप हितैषी हो, और आप बात करो, अरे आप अपना काम कीजिए। अगर आप में थोड़ा सा भी इंसानियत है तो ऐसे पार्टी को, भारत जलाओ पार्टी को छोड़कर आप आइए हमारे साथ खड़ा होइए, तब हम समझेंगे। आपको तकलीफ हो रहा है कि उनको नहीं बनाई, वो नहीं, हमारा काम है, हमें क्या करना चाहिए। हमारी सरकार बनने के बाद सीएम, डिप्टी सीएम के अलावा भी डिप्टी सीएम सामाजिक न्याय के लिए हम लोग और भी डिप्टी सीएम बनाएंगे। और किनको बनाना है, क्या बनाना, वो रणनीति हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आप अपने पार्टी में आप डिसीजन लीजिए। आप बीजेपी से सवाल कीजिए कि आपने इतना सीट 101 सीट लड़ रहे, एक भी मुसलमान को आपने टिकट क्यों नहीं दिया? जो आज से नहीं 20-20, 30-30 साल से शाहनवाज हुसैन जैसे नेता है, उनको आप सम्मान क्यों नहीं दे रहे? आप हमारे पर क्या कर रहे हैं? हमारे पास तो महागठबंधन 3 सीट पर हम चुनाव लड़वा रहे हैं, और आने वाले समय में सरकार में हिस्सेदारी होगा, भागीदारी उनकी होगी। और हमारे पार्टी में तो सभी जाति, सभी धर्म के लिए हम लोग हैं। हम कभी एक टू जेड, हमेशा बात करते हैं, टू जेड की पार्टी है। हम कोई जात और धर्म को हम बांटने का काम कभी नहीं करते, ना कभी करेंगे। क्या, जैसे आपने बोला फूट डालो राज करो वाली एक नीति अपना रहे हैं, क्या फूट पड़ेगी इससे? बिल्कुल ही नहीं, क्यों फूट पड़ेगा? देखिए, हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम आप लोग ये गठबंधन, घोषित कर देते कि नहीं मुसलमान भी होगा, अभी भले ही नाम ना आए तो। ना हमारे अपनी रणनीति है ना, अभी किसी के कहने से तो हम काम नहीं करेंगे ना, हमारी अपनी रणनीति है कि हमें क्या करना चाहिए। ऐसे तो फिर सभी जाति के लोग, बिहार में तो 200 से अधिक जाति के लोग हैं, अब सबको तो डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया जा सकता है। अब वो हमारे रणनीति पे है कि और देखिए, डिप्टी सीएम जो है वो एक किसी का जागीर नहीं है। एक काम करने के लिए सहूलियत होता है कि आप इस पद पे बैठते हैं और आपके लोग आपको चाह रहा है, इसके लिए आपको वहां पे मौका मिलना है। तो हमारे साथ सभी लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, फिर उसमें से कोई डिप्टी सीएम बनेंगे, कोई मंत्रालय में जगह मिलेगा,
कोई विधायक बन के रहेंगे, कोई एमएलसी बन के रहेंगे, कोई राज्यसभा बन के रहेंगे। तो ये हमें पता है हमारी पार्टी को कैसे चलाना है। चिराग पासवान जी या नीतीश जी से हमें सीखने की जरूरत है। उन लोगों को सीखना चाहिए कि देश में नफरत की राजनीति नहीं करना चाहिए, सभी जाति सभी धर्म के साथ वो काम करना चाहिए। तो ऐसे काम उनको भी करना चाहिए और ऐसे काम हमको भी करना चाहिए। क्या आपकी उम्मीदवारी ने बिहार में अति पिछड़ों की जो सामाजिक भागीदारी और उनकी जो महत्व है उसको बढ़ाया? और इसलिए पूछ रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इलेक्शन कैंपेन शुरू हुआ चुनाव की घोषणा के बाद, समस्तीपुर से हुआ, आपको भी जानकारी है, कर्पूरी जी के घर से हुआ, और उसके बाद भाषण में खूब जिक्र आया। तो क्या बिहार की सियासत में चुनाव से पहले अति पिछड़े केंद्र में आ गए? एक तरफ आपकी उम्मीदवारी, एक तरफ सामाजिक न्याय के पुरोधा के घर जाना। निश्चित तौर पर देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का ही विचार लेकर हम लोग चल रहे हैं। और बिहार में पहला अगर मुख्यमंत्री किसी अति पिछड़ा से बने थे तो कर्पूरी ठाकुर जी बने थे। उसी के रास्ते पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और बिहार में दूसरा मौका अगर मिल रहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर का नाम पे, तो मेरा बन रहा है। और 37% अति पिछड़ा है। और हमने हमेशा घोषणा किया था कि हम जितना उनके भागीदारी है उतना हम टिकट देंगे। आज भी अगर हमारी पार्टी में हम 15 सीट में से हम 55% हम टिकट हमने बांटा है। और वही भारतीय जनता पार्टी पिछला चुनाव की अगर बात कीजिएगा तो महज 37% 9% उन्होंने टिकट दिया था। और सिर्फ ये कहने के लिए कर्पूरी जी, बाकी इनका तो अगर आप 30 साल पुराना किसी बुजुर्ग से, राजनेता से अगर बात कीजिएगा तो भारतीय जनता पार्टी का कल्चर यही है कि कर्पूरी ठाकुर जी को गाली देते थे, कहते थे कि तुम्हारे औकात नहीं है कि सीएम बनने का, तुम ये लो अस्तूरा उठाओ और जाओ बाल काटो, तुम नाई हो, तुम बाल काटोगे, बाल दाढ़ी बनाओगे, तुम सीएम का कुर्सी पे नहीं बैठ सकते हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग गाली देते थे, ऐसे ऐसे अभद्र गाली का प्रयोग करते थे जो मैं आपके कैमरा के सामने नहीं बोल सकता हूँ। इससे मुझे खुद को लज्जा महसूस होता है कि हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर को किस तरीके से सामंती लोगों ने गाली देते थे। तो अभी क्या है कि अभी उनको मालूम है कि समाज जो जागरूक होते जा रहा है, जब जागरूक हो रहा तो उसको कैसे गुमराह किया जाएगा। इसी तरीके से भारत रत्न के नाम पे गुमराह करना, जब वो जिंदा थे तभी आपने उनको सम्मान ही नहीं किया, और आज वो आप हमारे बीच में नहीं है तो आप भारत रत्न देके कांग्रेस पर देते हैं, बोलते हैं केंद्र में तब वो थे सत्ता में। भाई सत्ता में कौन थे, कौन दिए नहीं दिए वो बात नहीं, लेकिन अपमान किसने किया वो बात करना है। हम यहाँ पे बात करें अपमान का, अपमान किसने किया हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर की, उसकी बात करें। और अभी तो क्या है कि चुनाव का समय है, मोदी जी भी आए थे, हम पिछड़ा का बेटा है, लोगों को गुमराह कर लिया और सत्ता में बैठ गए। और आज सत्ता में जबरदस्ती बैठे हुए हैं, ईडी सीबीआई का डर दिखा के लोगों को परेशान करके, बड़े बड़े उद्योगपति को धंधा। कोई डर ऐसा? अब डर क्या है, अब जब संघर्ष कर रहे हैं हमारे पूर्वज को, अगर जब हम याद करते हैं भगत सिंह को कि जो फांसी पे चढ़ गए देश की आजादी दिलाने के लिए, तो हमें अभी डर क्या करना है। बहुत सब आदमी तो डरेंगे नहीं, कुछ लोग तो हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे। निश्चित तौर पर बहुत सारे लोग डर जाते हैं, लेकिन हम लोग वो वैसे है, मल्ला का बेटा है, जो अमर शहीद जुब्बा सैनी के वंशज हैं, वीरांगना फूलन के वंशज हैं, एकलव्य के वंशज हैं, हम क्या डरेंगे। सन ऑफ मल्ला कहते हैं। एक अंतिम सवाल, आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं एक चीज लगातार देखता हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आप सधे शब्दों में आक्रामक हैं, आप उनकी चिंता करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, लेकिन हाँ, एक विरोधियों पर जो अटैक होता है, जो भाजपा नेताओं पर होता है, शायद वैसे शब्दों का एक प्रयोग नहीं करते। नीतीश कुमार के प्रति ये संवेदना हर विपक्षी में क्यों दिखाई देती? नहीं देखिए, उनका अगर राजनीति अब जब से देखेंगे तो कर्पूरी ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, मंडल को मानने वाले हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले। ये बात अलग है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जब भी उन्होंने काम किया वो अपने बुद्धि विवेक के साथ सभी जाति सभी धर्म को लेके चलने का काम किया। कभी भी हमारे राज्य में धर्म के नाम पे कभी उनके रहते काल में कभी दंगा फसाद नहीं हुआ, और हमेशा इस चीज पे हमेशा वो कंट्रोल रखते रहे हैं। और वो सभी जाति सभी धर्म को एक ही चश्मा से वो देखे हैं, चाहे वो निचली जाति के हो या ऊपर जाति के हो, किसी को एक ही चश्मा से उन्होंने देखने का काम किया। खास करके पिछले जाति को साथ हमेशा उन्होंने न्याय करने का काम किया। तो भला हम लोग कैसे उनको टारगेट कर सकते हैं, हमें मालूम है। तारीफ करने के बाद मुश्किल नहीं हो जाता उन्हीं के खिलाफ चुनाव जाना? नहीं, तारीफ क्या मतलब, उन्होंने जो अच्छे किए हैं काम उनका हम याद कर रहे हैं, लेकिन आज जो एक चिंता है कि तबीयत उनका अस्वस्थ हो चुका है। आप देखिएगा स्टेज पे महिला को माला पहना देना या विधानसभा में इस तरीके से लैंग्वेज का इस्तेमाल करना जो किसी घर परिवार में आप बात कर नहीं सुन सकते। और पूरा क्लियर है कि नीतीश जी का तबीयत जो है अस्वस्थ हो चुका है, और जब अस्वस्थ हो चुका है तो बिहार सरकार जो है उनके कंट्रोल में नहीं है, सिर्फ नाम के लिए नीतीश कुमार जी हैं। कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेट चला रहे हैं, और दिल्ली का रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के सरकार जो है वो चलवा रहे हैं, ठीक है। और जो उनके अगल बगल में जो भी पार्टी के जो भी लीडर है वो भाजपा से ऑलरेडी सेटल हो चुका है। सिर्फ नाम उनका मुखौटा जो होता है ना, कि अगर आज कल उनको साइडलाइन कर देंगे तो बिहार में उनको पैर रखने का जगह नहीं मिलेगा भाजपा को, तो सिर्फ उनका इस नाम को इस्तेमाल कर रहे। तो इसलिए हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि नीतीश जी तो अस्वस्थ हो चुके हैं,
वो अभी सरकार नहीं चला रहे तो नए सरकार बना के क्या चला लेंगे। तो ऐसे उनको जाल में फंसना नहीं, उनके झांसे में नहीं आना है। नीतीश जी सम्मानित है, लेकिन जब तक थे स्वस्थ तब तक हम उनके साथ रहे हैं। अभी वो अस्वस्थ है, उनके चक्कर में जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, और हमारे राज्य में जो जो 20 साल में जो नहीं हुआ दंगा फसाद, वो भाजपा आएंगे तो दंगा फसाद कराएंगे। आज उनके लोग कहते हैं ना कि हम ये नाम को बदल के ये नाम रख देंगे, वो नाम के बदल के ये नाम करें। बगल की सीट पर ये चल रहा है। अरे भाई, ये क्यों नहीं बोले कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे? ये आप क्यों नहीं कह रहे कि हम इतना नौकरी हम यहाँ पे बनाएंगे, ये हम उद्योग लगाएंगे? आज अमित शाह जी आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि बिहार में उद्योग लग ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ ये लैंड भी बोले जितनी नौकरी आप लोग बोल रहे नहीं दी जा सकती सरकारी। वो नहीं दे सकते हम पे। वो बोले कि वो क्या करेंगे वो जवाब दे। हमारी ताकत को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? हमको क्या करना है वो हम सोचते हैं ना। हमको 1 गिलास चाय पीना है कि 2 गिलास चाय पीना है, ये डिसीजन तो हम लेंगे। हमारी क्षमता तो हमें पता है ना कि हम करेंगे कि नहीं करेंगे। हम आज कह रहे हैं और नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद जनता हमसे सवाल करेंगे। आपने जो बोला 2014 में या जब भी आपने देश में बोला, वो आपने पूरा किया कि नहीं किया, उसका जवाब आप दीजिए। आप 20 साल से सत्ता में है, क्यों हमारे बिहार के व्यक्ति पर आय साल का सिर्फ 60,000 है, और गुजरात के पर व्यक्ति आय 3 लाख रुपया क्यों है? जबकि गुजरात से ज्यादा डेवलप हमारा बिहार आज से 40-50 साल पहले उससे ज्यादा डेवलप हमारा बिहार था। यहाँ पे पानी है, खेती युक्त जमीन है, हमारे मेहनत करने वाले भाई है, और हम पहले हमारा इतना बिहार इतना डेवलप था। आज क्यों हमारा पीछे बिहार जा रहा है? सिर्फ 60,000 रुपया पे क्यों आ गया है? तो ये सवाल आप करिए। आप ये आके कैसे कह रहे हैं कि बिहार में फैक्ट्री नहीं लग सकता? आप लगाना नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि बिहार के लोग जो है लेबर बन के गुजरात में या महाराष्ट्र में या चेन्नई या अलग अलग प्रदेश में जाके वहां लेबर बन के काम करे, बिहार में वो अपने घर परिवार के साथ न रहे। आप ट्रेन भर के दे रहे हैं कि आप आइए आ जाइए, आपको सहूलत दे रहे हैं। आप बिहार में उनको रोजगार के लिए क्यों नहीं व्यवस्था कर रहे? 20 साल से आपने क्या को फैक्ट्री लगाया वो बताइए। अब 20 साल में गुजरात में क्या को फैक्ट्री लगा, वो भी उसकी भी रिपोर्ट आप पेश कीजिए। मैंने कहा था अंतिम, लेकिन एक बड़ा दिलचस्प बात आपने बताई कि आपकी पार्टी में टिकट पटना से नहीं बंटते, उल्टा आप पहुंचते हैं मछली बाजार पर। वो जरा दर्शकों को बता दीजिए कि ये अलग कैसे होता है। तो देखिए, पार्टी का जो कर्मठ सिपाही है, जिस पे हमारा भरोसा है, और जब फाइनल हो गया कि हम यहाँ पे उमेश सहनी जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और हम पटना से सिंबल लेके, क्योंकि हमें भी आना था, तो हम पटना से सिंबल लेके आ गए मछली मंडी में। क्योंकि हमारा जो बिहार में निषाद समुदाय की जो संघर्ष का जो कहानी जो स्टार्ट हुआ, वो मछली मंडी से ही स्टार्ट हुआ। और इसलिए हमने मछली मंडी उमेश सहनी के सिर्फ सम्मान नहीं दिए, हम पूरे दरभंगा जिला के निषाद समाज, जो 16 फरवरी 2014 में राज मैदान में बारिश में हजारों का हजार संख्या में सन ऑफ मल्ला नाम उन्होंने जिस रोज दिया, उस रोज सम्मान हमको जो मिला, उसी से मैं आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। तो मुझे लगा कि मुझे पास जो ताकत आया है, तो हमारे पास पटना बुला के नहीं देते, हम उनके घर पे जाके टिकट देते। और वही मछली मंडी में मैंने आके टिकट दिया। इससे पहले भोगेंद्र सहनी जी को भी मुजफ्फरपुर में भी हाईवे पे आके हमने उनको टिकट दिया है। पटना तक दौड़ नहीं है, वो मैं पूछना चाह रहा हूं। हाँ, जो पार्टी के अंदर में जिनके ऊपर विश्वास है, विचार है कि उनको टिकट देना, तो फिर पटना में आना क्या जरूरी है? हम उनके घर पे आके टिकट दे रहे हैं। जिला में मछली वैसे भी शुभ मानी जाती है। आप शुभ अब शुभ कितना मानते हैं पता नहीं, मैं तो शुभ मानता हूँ, भाजपा वाला शुभ मानते हैं। हम तो शुभ मानते हैं और मछली खाते भी हैं। और सिर्फ पूजा त्योहार का समय होता तो उस समय कोशिश करते कि ना खाएं, और बाकी वो एक वीडियो के कारण पुराना वो फिर याद आ जाता है। नहीं तो उसको अलग तरीके से ट्विस्ट कर देता है। तो खैर, भाजपा है, वो कुछ भी कर सकता है। चलिए, छठ आ रहा है, उसकी भी शुभकामनाएं और चुनावों की भी शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी हमारे साथ मौजूद थे और लगातार दावा कर रहे थे कि इस चुनाव में किस तरीके से महागठबंधन की जीत होगी। और साथ ही कई सवाल हैं जो उन्होंने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर उठाए हैं। अपने सहयोगी कमल के साथ अमर उजाला के लिए दरभंगा से मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।